3% ओके सो मच हाँ हाँ आप लोगों का पैटर्न। तो ठीक है जी, करिए करिए कैरी ऑन। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द पेट्रोलियम एक्ट 1934 जो कि बताता है कि हमें कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, स्टोरेज एंड प्रोडक्शन करने में, रिफाइनिंग करने में, बर्निंग करने में किस एक्ट के तहत हम इसे काम करेंगे, इस पे ये फुलफिल होगा। सो अगर हम डिफाइन करें बेसिकली व्हाट इज द पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स आर मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर इनफ्लेमेबल मिक्सचर्स that may be the liquid, viscous or solid containing any hydrocarbons and includes natural gas and refined gas. लाइक हम जैसे इसे अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो एक कार्बन का कंटेंट होना चाहिए, अगर सी है, कार्बन कंटेंट है और हाइड्रोजन कंटेंट है किसी भी लिक्विड किसी भी मटेरियल में जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है। तो पेट्रोलियम कोई लिक्विड हाइड्रोकार्बन या मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिस कार्बन है और हाइड्रोजन कंटेंट है, तो वो प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है। सो बेसिकली हम कम टू अगर पेट्रोलियम एक्ट में जाएं तो ये कब हुआ था? ये बेसिकली हुआ था 1934 को। और इसमें अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 4 चैप्टर्स हैं एंड 31 सेक्शंस हैं। 4 चैप्टर्स में जो फर्स्ट सेक्शंस एंड सेकंड सेक्शंस है वो है, फर्स्ट शॉर्ट टाइटल होता है एंड सेकंड होता है डिफिनीशंस। डिफिनीशंस में हम छोटे जो जो टर्म्स में यूज करेंगे वो डिफिनीशंस हैं, हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर ब्रॉडली इसको डिवाइड करें तो 4 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर है कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम को हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। जैसे पहला सेक्शन थर्ड कह रहा है इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम। एंड जो फोर्थ सेक्शन कह रहा है वो इसी का रूल कह रहा है कि रूल क्या होगा इसके लिए, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम का। And fifth section saying the production, refining and blending of petroleum. And sixth section says the restrictions of class first phenotype हो गया class A petroleum. And कह रहा है सेकंड है सेवंथ, नेक्स्ट है सेवंथ सेक्शन है, कह रहा है कि क्लास सेकंड बी पेट्रोलियम के कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि हमें उसका लाइसेंस चाहिए। एंड जो एट्थ सेक्शन है वो कह रहा है क्लास ए पेट्रोलियम के लिए हमें कितनी क्वांटिटी तक लाइसेंस चाहिए। एंड नाइन्थ है एग्जेम्पन्स है कि मोटर कन्वेंस के या स्टेशनरी इंजन के लिए हमें कितना अलाउ है एग्जेम्पन्स है। एंड टेंथ है नो लाइसेंस इवन फॉर द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे के लिए हमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, रेलवे के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए क्योंकि रेलवे का खुद का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत अच्छा होता है। एंड 11th इज द एग्जेम्पन्स एंड द 12th इज द जनरल पावर ऑफ एग्जेम्पन्स एंड द 13th इज द इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेस। तो ये रहा चैप्टर फर्स्ट में जो कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम है, सेक्शन 3 से सेक्शन 13 तक कवर है। और जो चैप्टर सेकंड है वो है टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये सेक्शन 14 टू सेक्शन 22 कवर कर रहा है। इसमें हम टेस्ट कैसे कर रहे हैं, इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग ऑफ पेट्रोलियम, स्टैंडर्ड टेस्ट apparatus, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफिसर कौन है, किस मैनर में टेस्ट होगा, सर्टिफिकेट कैसे दी जाएगी, कैसे रिक्वायर होगी रीटेस्ट करने की, और कौन इसको रूल बना सकता है। एंड स्पेशल रूल फॉर टेस्टिंग डिस्कस और सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, जैसे डिस्कस टाइप का जैसे ग्रीस है उसके लिए भी इसमें से स्पेशल रूल बताया गया है। एंड चैप्टर थर्ड कंटेन्स द पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर, ये सेक्शन 23 टू सेक्शन 28 को कवर करता है। इसमें पेनाल्टीज हैं कि अगर कोई इसमें ऑफेंस कर रहा है तो कैसे क्या पेनाल्टीज होंगे, कौन सा जुडिशरी केस होगा और किसमें क्या क्या पावर है। तो हम आएंगे वन बाय वन। एंड जो लास्ट चैप्टर फोर्थ है वो सप्लीमेंटल है, वो बाद में एक तो 29 28 ये बाद में ऐड किया गया है कि रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव। एंड 29 is provision related to rules, 30 is the power to apply act to other substance, and the last one is the power to limit powers of local authorities over petroleum. So जो 29th सेक्शन इसका है वो कह रहा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू रूल्स, मतलब इसमें हमें रूल्स बनाना है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमें पेट्रोलियम रूल बनाया गया बाद में। तो हम आज एक्ट पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसमें 31 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स में डिवाइड है। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन। तो सेक्शन इसका वो होता है कि कब कमेंसमेंट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब पार्लियामेंट में पास हुआ। और जो सेक्शन 2 होता है वो डिफिनीशंस है। तो डिफिनीशंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेट्रोलियम के डिफिनीशंस के बारे में कि कोई हाइड्रोकार्बन है लिक्विड का या मिक्सचर है या इनफ्लेमेबल गैस के साथ कोई लिक्विड हाइड्रोकार्बन रख रहा है तो वो पेट्रोलियम होगा।
मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंटेंट हैं किसी में लिक्विड में, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज द फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट इसमें बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है कि फ्लैश पॉइंट क्या है, कि एट द किसी पेट्रोलियम का वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे वो क्या हो जाए, वेपर बन जाए और आपने इग्नाइट कर दिया, कोई स्पार्क कर दिया और जल जाए, फ्लैश हो जाए, तो वो उसका फ्लैश पॉइंट होगा। एंड अनदर वन इज द फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या है कि आपने स्पार्क तो कर दिया, फ्लैश होके बंद हो गया, लेकिन अगर वो लगातार जलता रहे तो उसका वो फायर पॉइंट होगा। एंड इसमें जो डिफाइन किया गया है पेट्रोलियम क्लास ए, जो पेट्रोलियम क्लास इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट व्हिच हैविंग द फ्लैश पॉइंट लेस देन 23 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द क्लास ए पेट्रोलियम। एंड क्लास बी पेट्रोलियम इज अ पेट्रोलियम हैविंग 23 डिग्री सेल्सियस जिसका 23 से ऊपर हो और 65 से नीचे हो, वो होंगे क्लास बी पेट्रोलियम। एंड क्लास सी पेट्रोलियम जिनका फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो और 93 से डिग्री सेल्सियस से कम हो, उसे क्लास सी पेट्रोलियम बोलते हैं। तो जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं वो उसका फ्लैश पॉइंट आई थिंक 16 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्लास ए में आता है। मीन 16 डिग्री सेल्सियस फ्लैश पॉइंट है, 16 डिग्री सेल्सियस से उसके फ्लैश वेपर बन के घूम सकते हैं, वेपर बन के से होते रहते हैं। तो आपने कहीं अगर स्पार्क भी कर दिया तो फिर आप समझ सकते हो कि वो फ्लैश कर सकता है। अब हमने कहीं एक बार मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डला रहा था, मोबाइल यूज कर लिया, तो उसी टाइम फ्लैश हो गया, तो वो स्पार्क हो सकता है। देन इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। क्या इंपोर्ट मतलब क्या है? इंडिया में लाना बाई लैंड सी और एयर। एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम, कैसे हम वन प्लेस में रख रहे हैं, और मोटर कन्वेंस, किस मोटर से उसको यूज कर रहे हैं, किस वेसल ले जा रहे हैं एयरक्राफ्ट के थ्रू, कैसे ले जा रहे हैं, वो मोटर कन्वेंस के बारे में है कि हम चाहे एनिमल से ले जाएं या लैंड के थ्रू ले जाएं या मोटर से ले जाएं। एंड नाउ कम टू द सेक्शन थर्ड, कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम, जो चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसमें जो सेक्शन थर्ड कहता है कि नो वन शैल इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोर एनी पेट्रोलियम। सेक्शन थर्ड ये बोल रहा है। एंड सेक्शन फोर इसके बाद बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बता रहा है कि प्रिस्क्राइबिंग प्राइसेस वेयर द पेट्रोलियम में बी इंपोर्टेड एंड प्रोहिबिटेड इट्स इंपोर्ट elsewhere, regulating the import, transport of petroleum, specifying the nature and condition of all the sectors and pipelines in which petroleum may be transported, and regulating the petrol places at which prescribing the conditions subject to be petroleum may be stored, providing the granting of combined license for import, transport, and storage of petroleum or any two of such purposes, prescribing the conditions। मीन्स कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस के बेसिस पे इसमें रूल बना सकता है, वो कम्स टू द सेक्शन फोर। सेक्शन फोर, लेकिन सेक्शन थर्ड कहता है कि नो वन शैल इंपोर्ट द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर एनी पेट्रोलियम। इंपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना पेट्रोलियम के लिए आपको नहीं करना है बिना लाइसेंस के। एंड सेक्शन फिफ्थ कहता है नो वन शैल प्रोड्यूस, रिफाइन एंड ब्लेंड पेट्रोलियम। आप ये भी नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शंस आगे है, उसमें है एग्जेम्पशन, किसको किसको एग्जेम्प किया गया। जैसे मोटर कन्वेंस में हम अपनी बाइक में, कार में जितना भी पेट्रोल डालना चाहे डालना, वो एग्जेम्पशन में आ रहा है, आगे हम इसमें आएंगे। एंड सेक्शन 6 इज लिस्टेड जस्ट बिलो, that all the sectors containing petroleum class A shall have stamped, embossed, painted and printed warning either on the receptacle itself or where it is impracticable displayed near the receptacle existing the मीन्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि पेट्रोल है और इसमें हम कैसे पेट्रोल है और क्या ले जा रहे हैं। हमने हम लोगों ने देखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जहां जहां होता है वो डिस्प्ले होना चाहिए। सो नेक्स्ट सेक्शन जो सेवंथ है उसमें कहा गया है कि क्लास बी पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज एक लिमिटेड क्वांटिटी में करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। सेवंथ ये कह रहा है, और सेवंथ एट्थ सेक्शन कह रहा है कि नो लाइसेंस इज नीडेड फॉर द इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम फॉर क्लास ए। एक्चुअली क्लास ए के बारे में पहले आना चाहिए, तो मैंने ऊपर लिख दिया, वो सेक्शन 8 है और ये सेक्शन 7 है। तो इसमें डिटेल में दे रखा है कि किस किस कंडीशन में नहीं चाहिए। एंड हैवी ऑयल्स, so nothing in this chapter shall apply to any petroleum which has its flash point not below 23 डिग्री सेल्सियस। ये सेक्शन 11 को कवर करता है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिंग जो सेक्शन 9 है उसमें कह रहा है कि हमें रेलवे के लिए रेलवे इंडियन रेलवे एक्ट
1890 के सेक्शन 9 के हिसाब से हमें उनके लिए, वो खुद अपना जिम्मेदार है, हमें उनके लिए में कुछ नहीं देना लाइसेंस में, हमें उनसे कोई मतलब है। सेक्शन 10 कह रहा है मोटर कन्वेंशनल स्टेशनरी इंजन, अगर मोटर कन्वेंस है या स्टेशनरी इंजन हैं तो उनके लिए हमें पेट्रोलियम की अलाउ है। नॉट, यहाँ एक वर्ड है नॉट एक्सीडिंग 100 लीटर, 100 लीटर से ऊपर अलाउ नहीं है। ये डिटेल में पढ़ना है, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं। सो द सेकंड चैप्टर इज टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कैसे इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे कर रहे हैं वो कवर कर रहा है सेक्शन 14 में, कि हम कैसे सैंपल कर रहे हैं, कैसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन उसका ऑथराइज्ड है, ये इसमें डिफाइन है। एंड देन सेक्शन 17 से द टेस्टिंग ऑफिसर, कौन है टेस्टिंग ऑफिसर, ये इसमें है। एक्चुअली ये इसको मैंने अपने हिसाब से लिस्ट किया है, जो सेक्शन ऊपर नीचे थे, जैसे हमें इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग ऑफ पेट्रोलियम ये हम कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द ऑफिसर गैजेट दैट ऑथराइज एनी ऑफिसर बाय नेम एंड बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, कि वो किसी प्लेस को जा सकता है, चेक कर सकता है, उसको उसके सारे डॉक्यूमेंट देख सकता है। तो वो टेस्टिंग ऑफिसर कौन होगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट में अथॉराइज एनी ऑफिसर बाय नेम ऑफ वर्च्यू टेस्ट पेट्रोलियम व्हिच सैंपल्स बी टेकन ऑन दिस एक्ट and have submitted him for the test and any person and grant certificate for the result of such case। तो वो सेक्शन 17 बोल रहा है। सेक्शन 15 बोल रहा है स्टैंडर्ड टेस्ट apparatus, कौन कौन से apparatus इसमें हम यूज कर सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए और क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, ये हम इसमें पढ़ सकते हैं। देन सर्टिफिकेशन ऑफ अदर टेस्ट apparatus, जो स्टैंडर्ड के अलावा जो टेस्ट हम जिस माध्यम से करते हैं उसको भी सर्टिफाइड कर सकता है, जिसको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथराइज कर रखा है कि हाँ भाई उसने ऐसे होता नहीं टैंकर में राड डाल के देख लिया इतना लीटर है इतना लीटर है, उसका अनुमान अगर सही है तो उस हिसाब से कर सकता है। इसमें बहुत डिटेल में है। सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टिंग सेक्शन 9 कह रहा है कि टेस्टिंग ऑफिसर आफ्टर टेस्टिंग द सैंपल ऑफ पेट्रोलियम सेल make out a certificate in the prescribed form stating whether the petroleum is class A, class B or class C, and the petroleum, if the petroleum is of class B and class C, then flash point उसको बताएगा। The testing officer shall furnish the person concerned on his request with a certified copy of the certificate on the payment of prescribed fee, and such certified copy may be produced in any court as a proof of content of original certificate। सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है, किस बेस पे दे सकता है, वो इसमें मेंशन है। राइट टू रिक्वायर रीटेस्ट, अगर कोई ओनर को लग रहा है कि जो टेस्टिंग ऑफिसर आया था उसने गलत किया, उसने बायसनेस दिखाई, हमारा टेस्ट सही नहीं किया और गलत रिपोर्ट भेज दिया, तो उसको राइट है कि फिर से एक एप्लीकेशन देके और जो प्रिस्क्राइब फी है वो अमाउंट पे करके फिर से अपना जो स्टोरेज है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, फिर से रीटेस्ट करवा सकता है। And section 21 says the power to make rules regarding टेस्ट के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ये समय समय पर टाइम टू टाइम रूल्स अपने बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड सेक्शन 22 says the special rule for testing viscous और सॉलिड फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम। अगर सॉलिड फॉर्म या विस्कस टाइप का कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गया तो उसके लिए स्पेशल रूल्स अप्लीकेबल होंगे, ये इसके लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे, ये इसमें सेक्शन 22 से। सो पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर, पेनाल्टीज क्या कह रहा है कि इसमें पेनाल्टीज हो सकते हैं, जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कि क्या किस किस सेक्शन को वायलेट किया, सेक्शन 4, 5, सेक्शन 13 को वायलेट किया तो क्या क्या पेनाल्टीज हो सकते हैं। पेनाल्टी डिफाइन नहीं है, पेनाल्टी कब हो सकते हैं ये बताया गया है, अमाउंट नहीं बताया गया है ना, ये पेनाल्टी का वो डिसाइड किया गया है। एंड 20 it's come 23rd and 24 confiscation of petroleum and spectrals in the case of, in any case in which any offense under clause A and clause B and clause C, तो पेट्रोलियम ऑफेंस को कमिट किया जाएगा एंड ऑफेंस को कन्विंस करके इंपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरिंग पेट्रोलियम एक्सचेंज द क्वांटिटीज इज परमिटेड टू इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट as case may be whole of the petroleum in respect to which the offense is committed shall together with the receptacles in which the containers is confiscated। तो हाई कोर्ट में एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा। 25
जुडिशियल केस में कि कहाँ कहाँ कौन सा जुडिशरी केस हो सकता है। एंड 26 इज द पावर ऑफ एंट्री एंड सर्च। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी ये पावर अथराइज कर सकती है कि वो किसी भी परमिट, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एरिया में जाके सर्च करके फाइंड आउट कर सकता है कि क्या है और कितनी क्वांटिटी में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एंड 27 से द नोटिस ऑफ एक्सीडेंट विद पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी नोटिस किस फॉर्मेट में कैसे होगी, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव को, वो इस सेक्शन 27 के अंतर्गत आता है। एंड सेक्शन 28 says that inquiries in the serious accident with the petroleum। अगर सीरियस एक्सीडेंट हो गया पेट्रोलियम से, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बारे में इंक्वायरी भी हो सकती है और मोर डिटेल्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। इस रूल के अंतर्गत डिस्कस है और वो किसको किसको, मजिस्ट्रेट को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसके बारे में लगा सकता है। प्रोविजन रिलेटिंग टू रूल्स, इसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम एक्ट है, इससे रिलेटेड आप रूल बना सकते हो, जो कि बाद में बनाया गया। पेट्रोलियम रूल बाद में बनाया है, 1984 में बनाया थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पेट्रोलियम रूल बाद में बना है। एंड जो थर्ड है उसको, जो 30th है, पावर टू अप्लाई एक्ट टू अदर सब्सटेंसेस, ये रिपीट कर दिया गया। एंड 31 इज द पावर टू लिमिट पावर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज ओवर पेट्रोलियम। लोकल अथॉरिटीज को भी ये पावर दिया गया है कि लोकल अथॉरिटीज को in respect to transport and storage of petroleum by notification of office gazette limit the operation of such indictment and restrict the exercise of such powers in any manner deemed fit। so local authorities को भी पावर है कि वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपनी उसका यूज कर सकते हैं। सो 30 एंड 32 था रिपीट, उसको हटा दिया गया बाद में, एक 1952 में, 1938 में हटा दिया गया। सो ये टोटल रहे 31 सेक्शंस। मैंने तो इसमें बस पढ़ा था, थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश किया था, डिटेल भी सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा और फिर प्रेजेंट करूंगा, लेकिन आज कोई मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ जितना मैंने पढ़ा है। बाकी जितने सीनियर लोग हैं दे विल हेल्प मी कि हाँ क्या है, जैसे गोयल सर हुए, अजीत सर हुए, मुनीष सर हुए, वर्मा सर हुए, डोगरा सर हुए, जिनके लोगों का मैंने नाम लिया कि इन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ तो करें। सर प्लीज बताएं कि मुझे कुछ इसमें और आप लोग कुछ गाइड करें कि मैं क्या छूट गया और क्या रह गया। इसके अंदर क्या है डॉक्टर साहब? पहले हेलो हाजी सर। हाँ, इसमें जो आपने वो नाम लिया था ना विस्कस पेट्रोलियम का, वो विस्कस पेट्रोलियम का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। वो क्या होता है? वो फर्नेस ऑयल होता है। तो उसके लिए भी क्या एक प्रोविजन है कि फर्नेस ऑयल को आप कैसे इंपोर्ट करोगे अपनी कंपनी के अंदर, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए होता है उसके लिए। जो विस्कस पेट्रोलियम की आप बात कर रहे हो उसका नाम है फर्नेस ऑयल। वो जो है आज के टाइम में इतना ज्यादा कहीं यूज नहीं हो रहा। और वो ज्यादातर किसके लिए यूज होता था? जैसे जो हमारे कम कैपेसिटी के बॉयलर हैं उनको रन करने के लिए यूज होता था फर्नेस ऑयल। और अभी भी कई इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, पर ज्यादातर इंडस्ट्रियों ने इस चीज को बैन कर दिया है। यही बताना था बस इसके अंदर। इस पर मैं भी ऐड करूंगा विश्वास जी ने जो बोला है। जो विस्कस पेट्रोलियम है, जैसे एलडीओ हो गया, तो कुछ बॉयलर यूज करते थे, तो ड्यू टू फोग की वजह से दिल्ली में नियर बाई जो जितने भी स्टेट है उसमें रिलायंस सप्लाई करती थी मटेरियल। तो सीसीओसी और पोल्यूशन से नोटिस गया था कि इस स्टेट के लोग ये यूज नहीं करेंगे और वो कन्वर्ट करेंगे। तो एलएसएचएस पे लोग कन्वर्ट हो गए हैं। तो जैसे फर्नेस ऑयल है, एलडीओ कोई यूज कर रहा है तो उसको एलएसएचएस में कन्वर्ट कर लिया गया है। एक ये था। दूसरा आपने एक जो लोकल अथॉरिटी का दिया है, जैसे सपोज दैट आप क्लास सी का कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो प्लांट में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं डीजल यूज कर रहा हूँ, प्लांट है मेरा, मैंने स्टोरेज किया, मैंने टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लिया क्लासिफिकेशन के हिसाब से,
अब क्या होता है कि हमें एक लोकल अथॉरिटी को लिख के देना पड़ेगा कि मैं ये जो प्रोडक्ट हूँ डीजल, मैं बाहर किसी को सेल नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्लांट में फोर्कलिफ्ट है, मेरे प्लांट में बॉयलर है, या मुझे इनसाइड मतलब इन हाउस ही यूज करना है इसको, इन प्रोसेस या कोई भी अपना अगर मूवमेंट हो रहा है, जैसे आपके पास ये है क्या कहते हैं स्टैक, मतलब ये जो डीजल डीजी स्टैक मतलब है, कि पर्पस तो पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ इस चीज के साथ। सीधी सी हाँ बात तो पर्पस ये है तो कि मैं वो करना क्या जो चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको आपको एक देना पड़ेगा कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट अपने लिए यूज कर रहा हूँ इन हाउस, बाहर किसी को सेल नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज और भी है इसके अंदर, जब आप पेट्रोलियम को इंपोर्ट कर लेते हो और प्लांट में से ही किसी को सेल करने की कोशिश करते हो, वो भी क्या है, वो भी एक जो है रॉन्ग प्रैक्टिस है। और उसको भी क्या है, अथॉरिटीज आपको चैलेंज कर सकती हैं कि आप बिना परमिशन के हम प्लांट में इंपोर्ट करके पेट्रोलियम को आप किसी और को बिना किसी रिटर्न परमिशन के कैसे सेल कर सकते हो। तो वो सेल करना भी क्या है, गैर कानूनी है। आपका राइट, लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है उसके चक्कर में, कि आपका राइट, राइट। लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा। उसके बाद इसमें स्टोरेज के लिए है, जैसे मतलब कोई भी टैंक है, टैंकर में हम अपने प्लांट में प्रीमाइसेस में अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं, तो स्टोरेज के लिए अगर वो लीकेज हो जाए या स्पिलेज हो जाएगा, तो उसका एक एक्सीडेंट कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा। हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक डाइक वाल हो गया और सेफ्टी रिलीफ वाल्व हो गया है। तो जो आपने बोला है कि टेस्टिंग अथॉरिटी या टेस्टिंग ऑफिसर जो बोला है, जैसे पेट्रोलियम के केस में क्या है कि जो सेफ्टी रिलीफ वाल्व होता है, जो टैंक जैसे नाइट्रोजन हम स्टोरेज कर रहे हैं या कोई टैंक्स है ऐसा, तो उसकी भी हमें थर्ड पार्टी जो सीसीओई जो नागपुर जो है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अरे स्टेट लेवल पे जो उन्होंने बनाया है, उनके द्वारा अथोराइज कंसल्ट पर्सन को ही से ही मेरे को हर साल टेस्ट करवाना पड़ेगा कि ये सेफ्टी रिलीफ वाल्व उतने प्रेशर पे रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं। सपोज हमारे टैंक में प्रेशराइज हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो रिलीज कर पाएगा या ओपन हो पाएगा कि नहीं, वरना इसको बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। इसी में ओके। मैं भी ऐड करना चाहूंगा एक चीज, जो अजीत ने बोला बिल्कुल सही बोला है। पहले क्या होता था, पहले अंडरग्राउंड टैंक होते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, लेकिन जो आजकल ट्रेंडिंग में है प्रैक्टिस, वो क्या है, अबव ग्राउंड प्रैक्टिस में है। क्यों? क्योंकि जो अंडरग्राउंड टैंक होते थे उनमें जब स्पिलेज वगैरह लीकेज वगैरह होती थी ना, उसका पता नहीं लगता था और वो क्या करता था, ग्राउंड को कंटेमिनेट कर देता था। लेकिन जो अब अबव ग्राउंड स्टोरेज टैंक है ना, उसमें क्या है, अगर लीकेज वगैरह कोई होती है टैंक की, वो क्या है, क्लियरली विजिबल हो जाती है नेकड आई से, और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन तुरंत लिया जा सकता है। हालांकि अंडरग्राउंड टैंक थे, उनकी इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ कंडक्ट होती थी, थिकनेस चेक होती थी, सारा कुछ चेक होता था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बनी रहती थी कि अगर वो अंडरग्राउंड टैंक की लीकेज होगी तो वो कहीं ना कहीं ग्राउंड को कंटेमिनेट करेगा, सॉइल को कंटेमिनेट करेगा और एनवायरनमेंट का जो है एक वायलेशन क्रिएट कर देगा। इसलिए जो है अब प्रैक्टिस की जा रही है कि जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, उसको भी अगर आप स्टोरेज करना चाहते हो तो अबव ग्राउंड ही स्टोरेज करो। एम आई राइट सर? राइट सर, राइट, जी राइट, जी। राइट बस सर, राइट उसके मेरा सर। लिए तो प्रैक्टिस में यही है उसके कि लिए एक अबव और ग्राउंड है। प्रोविजन में रहेगा, एक और प्रोविजन में मेरे रहेगा मेरे हिसाब से कि इसमें क्या है ना, सेकेंडरी कंटेनर का प्रोविजन इसमें भी रखना पड़ेगा कि जितनी भी कैपेसिटी है आपके टैंक की, जितनी स्टोरेज की, उसका एटलीस्ट 50% आपको सेकेंडरी कंटेनर का प्रोविजन रखना पड़ेगा। इन केस कभी जैसे लीकेज हो गया तो वो उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे उसके लिए। जो वॉल्स को बनाते हैं सर वो मैं कोई करूंगा जो जो 50% वाला आप बोल रहे हो ना धर्मेंद्र जी, 50% वाला प्रोविजन कहीं पे भी नहीं है। प्रोविजन सेकेंडरी हम्म, राइट, कंटेनमेंट का 110% का ही है, ठीक है ना। जो डाइक वाल का है, 1.5, डाइक वाल क्या है, वो सेफ्टी पर्पज के लिए काम आ जाती है हमारी डाइक वाल, कि वो एक एकदम स्पिल ना राइट। होके जो है उसको हेल्प करे कि सेटल होने में। और जो कंटेनमेंट वाला चैप्टर कह रहे हो, वो 110% ही ट्रू है और वही होल्ड होता है हर एक इंडस्ट्री के अंदर, और बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर ली जाती है ये चीज। अच्छा अच्छा, ओके 50% का ओके, कोई थैंक यू। प्रोविजन नहीं है, 1.5 टाइम्स ही है। अजीत जी इसके अच्छा, तो इसका ये जैसे भी टेन परसेंट का भी बोला है, तो 10% का कहीं मिनिमम कहीं रिटर्न में है क्या? जैसे सपोज करो वन मैं %10 ही अभी 110% का जो ये रूल है, ये इंटरनेशनल लॉज के अंदर है, इंडियन का अपना कोई रूल नहीं है इंडिया का। अच्छा अच्छा, ओके, जी। ठीक है। अच्छा, अभी हो सकता है मैं
सर एक क्वेश्चन सर, इसमें अभी सभी लोग मेरे हिसाब से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है मेरे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। हो सकता है मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी जैसे ए क्लास जो केमिकल है, उसके लिए मिनिमम कितनी क्वांटिटी हम स्टोर करेंगे जिसके लिए हमें वो एक्सप्लोजिव लाइसेंस लेना पड़ेगा? सर 1000 लीटर है रिसेप्टेबल के केस में, और जो 2500 लीटर है वो है नॉन बल्क नहीं, मैं क्वांटिटी के ए अंदर। क्लास की बात कर रहा हूँ। मैं ए क्लास की ही बात कर रहा हूँ सर। 1000 लीटर। एक 1000 लीटर। यस सर, 1000 लीटर जो है रिसेप्टेकल के अंदर, और 2500 लीटर क्या है नॉन बल्क क्वांटिटी के अंदर इंडस्ट्री में आप स्टोर कर सकते हो सर विदाउट लाइसेंस। बी क्लास के लिए है, ये बी क्लास के लिए है मेरे नहीं हिसाब से। तो तो बी के लिए मैं ज्यादा है। डी के लिए ज्यादा है सर, क्योंकि उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो ज्यादा होता है। नहीं, बी बस क्लास के इसमें लिए सर क्लैरिटी 2500 इसमें लीटर है। इस 2500 लीटर की नहीं। वैल्यू है सर, 2500 लीटर की। 2500 जो आप कह रहे हो उसको 2500 लीटर ही बोलते हैं सर। हाँ जी, वो 2500 लीटर बी क्लास के लिए है सर। आप मैं उसी की बात तो हम कर रहा हूँ सर। वो जो 1000 लीटर जो आप रिसेप्टेकल के अंदर जो है उसको कंटेंट कर सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस या परमिशन के। बट मैं ए क्लास की बात कर रहा हूँ सर, अभी बी क्लास की बात नहीं। ये एक्चुअली मैंने भी कही, मतलब जैसे अभी मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो हमारे यहाँ पे जैसे भी 2500 लीटर है हम स्टोर कर रहे हैं, तो हमने क्या कर रखा है, अब डीजी सेट है उसके लिए हमने 2500 लीटर के लिए, तो हमें बी क्लास के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ा। बट हमने क्या है कि हमारे यहाँ पे 2500 लीटर से कम भी ए क्लास स्टोरेज उससे कम है, फिर भी हमें लाइसेंस लेना पड़ा। सॉरी। तो एक क्लास स्टोरेज में आप क्या यूज कर रहे हो? हेलो। हेलो। एक क्लास में कौन सा आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है? डीजल है, पेट्रोल है, क्या चीज है? हेलो। सर कट गए, फिर से उनका नेटवर्क इशू है। हेलो। गोयल साहब, पीआरवी की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहती है टैंक की भी? टैंक की सर वो जो फ्रीक्वेंसी आती है, वो जो थिकनेस को टेस्ट करना होता है अंडरग्राउंड, वो क्या रहती है उसकी 4 साल की आई थिंक, जो अंडरग्राउंड टैंक की है कि 4 साल में आपको एक बार टेस्टिंग जरूर करवानी होती है थिकनेस को लेके, और उसका फिर प्रिवेंटिव मेजर भी आपको साथ ही लेना होता है उसके, कि अगर थिकनेस वाकई कम हो रही है तो प्रिवेंशन क्या है उस चीज की। अंडरग्राउंड टैंक की बात कर रहा हूँ सर मैं, अबव ग्राउंड की नहीं बात कर रहा। गोयल सान, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक्चुअली हमारे पास जी। में क्या है ना, अडेसिव और एसीटोन स्टोर करते हैं हम, तो उसके केस एसीटोन में है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थोड़ी अंदर आता है सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट थोड़ी है एसीटोन। एसीटोन नहीं है ए क्लास, हमारे पेट्रोल ही है, नहीं सर, पेट्रोल भी स्टोरेज है। पेट्रोलियम पेट्रोल है। प्रोडक्ट नहीं है ना सर एसीटोन। एसीटोन पेट्रोलियम पेट्रोल भी प्रोडक्ट हम थोड़ी है स्टोर कर रहे सर। हैं ना, पेट्रोल की भी बात कर पेट्रोल रहे हैं। सर 1000, पेट्रोल सर 1000। पेट्रोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है सर, नहीं। एसीटोन, एसीटोन पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है ना सर, आप एसीटोन की बात कर रहे हो। पेट्रोल ओके, को गोयल तो साहब, सर, पेट्रोल इसके भी है ऊपर ना, पेट्रोलियम पेट्रोल भी प्रोडक्ट है। होना चाहिए। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज कट रही है शायद। हेलो विश्वास सन। हेलो। हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ सर आपको। सर पेट्रोल मेरा भी है हमारे नेटवर्क का पास। इशू है। पेट्रोल आप किस चीज के लिए यूज करते हो? प्रोसेस में यूज करते हो? प्रोसेस में नहीं यूज हो रहा है वो। तो और किस चीज में यूज हो रहा लेकिन है पता तो लगे सर, यूज किस वो चीज में हो व्हीकल रहा के है? पेट्रोल लिए हम यूज फॉकलिफ्ट में करते भी हैं ना, यूज होता स्टोर है करने। गोयल साहब, फॉकलिफ्ट में भी यूज होता है जी। हेलो। सर वॉइस आ रही है, आप फॉकलिफ्ट आवाज आ रही है? हेलो। सर कुछ हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है। विश्वास गोयल सर, इसके गोयल सर इसके आपको अंदर आवाज आ क्या है, रही है? जो 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 क्लास ए का जो रिक्वायरमेंट आता है सर, वो क्या आता है कि 30 लीटर तक जो है आप उसको स्टोर कर सकते हो बिना किसी लाइसेंस के। जब आपकी क्वांटिटी 30 लीटर से ज्यादा हो जाती है, देन यू हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द अथॉरिटी। और जो क्लास बी का केस आता है वो यस आता यस है यस, 2500 यही तो का मैं और भी कह रहा था, यही 1000 का। विश्वास हाँ, सर, यही मैं भी मैं कह आपकी रहा था बात कि नहीं, 30। हाँ। मैं आपकी बात ही नहीं समझ पाया सर। जब आप एसीटोन का जिक्र कर रहे हो ना, मेरा तभी दिमाग खराब हो गया
कि एसीटोन तो आता ही नहीं पेट्रोलियम के अंदर कहीं भी। ओके ओके ओके, समझ रहे नहीं हो ना? पेट्रोल भी तो है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल क्लास करेक्ट। क्लास ए के लिए जो है 30 लीटर की ही क्वांटिटी डिफाइंड है। ओके, बट अभी बात हो रही थी ना जी 1000 और 2500 की हाँ उसके सर, लिए, तो वही बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। B क्लास आपका में भी हो गया। आपका डाउट मैंने पूरी तरह सुन लिया था और मैं उस पर अपना इनपुट भी देना चाह रहा था, और क्वेश्चन आपका बहुत ओके, अच्छा था और मेरे को अच्छा भी लगा। वेरी नाइस, थैंक यू। एक्चुअली एक्चुअली सर मैं देखो कुछ चीजें मुझे पता है, लेकिन हो सकता है इसमें से हमारे ग्रुप में कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ लेकिन हो सकता है सुन रहे कुछ हो चीजें सकता नहीं है सर, मेरे आपको डाउट बहुत से। सारी चीजें हाँ, पता है, डोंट वरी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें हमें नहीं पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे नहीं, लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसा है, इसलिए सबको क्वेश्चन सब कुछ पूछना। पता है सर, डोंट हाँ, वरी। हाँ, क्वेश्चन नहीं पूछने नहीं में नहीं नहीं, शर्म मत पता करो। नहीं है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जी, बट ये पूछना जरूरी है सर, इसलिए ठीक है। डॉक्टर और टीचर से खुल जाना चाहिए बंदे को, तभी कुछ समझ हाँ आता है। बिल्कुल 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 सर सर सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सर खत्म किया जाए, मेरे से जितना मैंने पढ़ा। मेरा सवाल डॉक्टर मिश्रा से है। सर मैं तो कुछ डॉक्टर बता ही साहब नहीं पाऊंगा, मैंने पढ़ा ही है बस। सुन तो ले, बात तो सुन यार। भाई मैं ये जानना सर चाहता हूँ कि फ्लैश पॉइंट को बता दो भाई। हमारी केमिस्ट्री बड़ी कमजोर है, जरा बताओ फ्लैश पॉइंट का मतलब हिंदी में तो है जलने का बिंदु। मतलब ये पेट्रोल जो सर है वो 16 डिग्री में जल जाएगा? अरुण जी, हिंदी में बताओ, रॉ लैंग्वेज हाँ में। हाँ हिंदी में सर, गोयल सर बताओ, नहीं तो मैं बताऊँ। एक्चुअली फ्लैश पॉइंट जो होता है वो होता है कि जैसे पंजाबी में बोलते हैं बुबकना, कि फड़फड़ाता है बंदा बुझने से पहले, वो क्या है, एक बुबक होती है, उसको बोलते हैं हम फ्लैश पॉइंट। कि सिर्फ बुबक बुबक यानी कि जल के बुझ जाएगा। और जो फायर पॉइंट होता है वो क्या है, वो थोड़ी देर के लिए जलता रहेगा। फारा मोमेंट मतलब कि एक थोड़े कुछ सेकंडों के लिए जलता रहेगा, लगातार इग्नाइट होता रहेगा। लेकिन जो फ्लैश पॉइंट होएगा उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक चमकारी आएगी, एक तरह से स्पार्क ही होएगी, वो बस जलेगा और साथ के साथ बुझ जाएगा विद इन मिली सेकेंड। तो फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है सिर्फ बुबकना। और जो फायर पॉइंट होता है वो होता है एक कंटिन्यूअस लय किस चीज की, फायर की। तो यही डिफरेंस है सर दोनों के बीच में, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बीच में। फायर पॉइंट के अंदर धन्यवाद। आपको लो बनती हुई फायर पॉइंट के अंदर आपको लो बनती हुई नजर आएगी। फ्लैश पॉइंट के अंदर कोई लो नहीं होती, वो सिर्फ बुबक के चला जाता है। धन्यवाद। ये कि टेस्ट कैसे करते होंगे भाई साहब ये इसका? इसके लैब के टेस्ट अंदर टेस्ट होते हैं सर। फिजिकली अगर लैब के आपने अंदर चेक सर करना तो हमारे यूट्यूब पे एक हमारे चैनल है, वहां ये चेक कर सकते हो। सर हमारे लैब सर में लैब होगा, टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ कराया अरुण जाएगा, हम साहब। एक्सपेरिमेंट हमारे एक्सपेरिमेंट में कराया जाएगा। इसके लैब टेस्ट होते हैं सारे के सारे। जी सर, नहीं, सारे लैब टेस्ट होते हैं, इसमें काम कोई भी कैसे वो करता नहीं है। होगा? ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो टेक आप यूट्यूब पे इसका सैंपल वीडियो देख सकते हो टेस्ट का। दे दियो भाई साहब मुझे पर्सनली। बिल्कुल सर मिल मैं जाएगा बताती सर हूँ आपको, एक्चुअली। मैं फॉरवर्ड कर। भाई एक बता बारी रही मैं है ये बताती हूँ, मैंने क्योंकि इसका टेस्ट किया हुआ है, हमारी केमिकल इंजीनियरिंग में बताओ इसका टेस्ट कराते हैं फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट का। हम क्या करते हैं, बताओ। एक अपरेटस होता है। जैसे हीटर का आप बाहर का एरिया देखते हो ना, हीटर कैसा दिखता है, कुछ कंक्रीट का सिस्टम होता है, उसके अंदर हम एक बीकर में रॉड डाल के रखते हैं ऑलरेडी, थर्मामीटर, जो इधर डिजिटल हो सकता है या नॉर्मल थर्मामीटर हो सकता है। हमने तो नॉर्मल कन्वेंशनल थर्मामीटर यूज किया था। तो वो थर्मामीटर से 3-4 लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कंटिन्यूअसली टेम्परेचर नोट डाउन करता रहता है, एक माचिस जलाता है और वो मतलब आग पास करता है। तीसरा बंदा क्या बोलता है, वो चेक करता रहता है कि कितने टाइम बाद हमारा फ्लैश पॉइंट जनरेट हो रहा है। तो बार बार हम माचिस जला के उसके ऊपर डालते रहते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर हाइट पे हम टेस्ट करते हैं, ताकि उसकी वेपर्स, जो पेट्रोल को हमने खुला रखा हुआ है तो उसकी वेपर्स उड़ रही हैं, इन्वायरमेंट में वेपर्स जा रही हैं, वो वेपर्स कितने टाइम बाद हमारा फ्लैश, मतलब एक मोमेंट्री फ्लैश कितने टेम्परेचर के पास हमको मिल रही है। और दूसरी जो हमको टेम्परेचर होता है, उसके लिए हमारे पास फर्नेस के हम अलग अलग टेम्परेचर के हम लोग पेट्रोल यूज करते थे। इवन 4 डिग्री सेल्सियस का पेट्रोल का भी हमने टेस्ट किया था। तो कुछ अराउंड 16-17 डिग्री जो भी हमारा ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पे उसकी फ्लैश आती है। और फायर शायद 23 आई थिंक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है फायर पॉइंट कितना है। तो फायर पॉइंट का भी टेस्ट, फायर पॉइंट में लगातार वो जलते रहता है, मतलब
पेट्रोल के ऊपर आपको नॉर्मली फ्लेम दिखती रहेगी लगातार। बाकी बहुत मोर अगर धन्यवाद। ब्रीफ एक बारी मैं अभी आपको वो पूरा पीडीएफ मुझे मिलेगी तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी कि कैसे टेस्टिंग बहुत करते हैं, कैसे देते हैं। बहुत धन्यवाद। रॉ लैंग्वेज में बता दिया आपने, बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया। धन्यवाद। गुड ठीक है, गुड, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। ठीक है सर, फिर खत्म किया जाए आज। वर्मा सर कल आप यस प्रेजेंट सर कर रहे हैं? प्लीज। वर्मा सर, अमित वर्मा सर, अमित वर्मा सर, आवाज सुनाई दे रही है आपको? 10 लोग मेरे हिट लिस्ट में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सर आप लोग कोई आगे आओ, और अमित वर्मा सर सबसे ऊपर है। तो वर्मा सर चले गए क्या? गए? धर्मेंद्र सर आप हैं शायद कल क्या? चले गए। वर्मा सर हैं, कौन सा टीम में टॉपिक है। डॉक्टर साहब, कौन सा टॉपिक?